हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल। जो पहली बार चैनल को देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करना ना भूले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। सो गाइज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का डिस्कस करते हैं। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट लीड्स टू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ब्लीडिंग क्या होता है एक्चुअली। देखो, कंक्रीट की अपन बात करें तो कंक्रीट का जब अपन क्या करते हैं, कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं तो जब वाटर जो होता है या वाटर और सीमेंट की जो स्लरी होती है वो जब अब कंक्रीट के सरफेस पे आ जाती है उसको अपन बोलते हैं ब्लीडिंग। और जब कंक्रीट कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट अलग हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं सेग्रीगेशन। दिस टू टर्म्स यू शुड नो। ठीक है, तो अपन बात करें ब्लीडिंग से क्या हो जाएगा। ड्राइंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, नहीं, कंक्रीट की सरफेस तो वेट हो जाती है तो पहला गलत। फॉर्मेशन ऑफ पोर इनसाइड, ऑब्वियसली बात है जब वाटर बाहर आ जाएगा तो वो वॉइड से ही बाहर आएगा कहीं ना कहीं, तो वॉइड्स क्रिएट करेगा, तो बिल्कुल सही है। सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट, देखो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट से रिलेशन नहीं, क्योंकि कंक्रीट अलग नहीं हो रहा है, कंक्रीट तो सीमेंट से बाइंड हो गया लेकिन वो वाटर बाहर आ गया है। डिक्रीसिंग द स्टेप, बिल्कुल सही बात है, वॉइड्स हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ इसको देख सकते हो कि हाईएस्ट श्रिंकेज क्रैक एट द टॉप सरफेस, अगर वाटर उड़ जाएगा या है ना ब्लीडिंग हो जाएगी तो, और वाटर वॉइड्स एंड रिडक्शन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट एंड सीमेंट, ये दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कंक्रीट के अंदर। अब देखो यहाँ पे बात की करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्केबिलिटी। अब देखो वर्केबिलिटी क्या होती है, हाउ इजीली वी कैन प्लेस अवर कंक्रीट, कंक्रीट के साथ कितना इजीली काम कर सकते हो, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी। ओके गाइज, अब वर्केबिलिटी टेस्ट करने के 3 मेथड होते हैं, देखो स्लम कोन टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट, ये 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, इस वीबी टेस्ट को अपन फ्लोर टेबल टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोर टेबल टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यू शुड रिमेंबर। अब देखो स्लम्प की जो वैल्यू आती है ना वो सेंटीमीटर या में आती है, वो कंपैक्शन फैक्टर की नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है वीबी की वो किस में आती है, टाइम में आती है, टाइम बोले तो सेकेंड्स में जो वैल्यू आएगी। ठीक है गाइस, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि एप्लीकेशन बताओ उसकी लो टू हाई वर्केबिलिटीज। ठीक है, तो एक ऑर्डर बताना है अपने को कि लो वर्केबिलिटी के लिए कौन सा यूज करोगे। तो देखो लो टू हाई करना है अपने को। लो वर्केबिलिटी किसी को बोलेंगे अपन, जो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा एक्चुअली, ये कह सकते हो आप। तो वीबी टेस्ट होता है ना वो लो वर्केबल के यूज होता है, उसके बाद क्या यूज करेंगे, स्लम्प नहीं यूज करते हैं। पहले वीबी टेस्ट होता है, फिर कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट होता है और स्लम्प टेस्ट होता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसको पूरा। जो स्लम कोन टेस्ट होता है वो हाई वर्केबिलिटी के यूज़ करते हैं, 25 से 125 मैंने बोला अभी, या तो सेंटीमीटर में आएगी स्लम्प की वैल्यू या में आएगी बाई स्लम कोन टेस्ट। उसके बाद बात की मैंने कि फिर क्या कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट की बात की थी, तो मैंने बोला था मीडियम या लो वर्केबिलिटी के यूज़ करते हैं, तो ये वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ नहीं है। और जो वो एक और होता है वीबी टेस्ट, इसकी जो वैल्यू आती है वो टाइम में आती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कुछ 3 मिनट 2 मिनट रहेगा। देखो ये टेबल मैंने गिवन है, इस टेबल में देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो। ठीक है गाइस, तो यू शुड रिमेंबर दिस। एक्सट्रीमली लो, वेरी एक्सट्रीमली, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई, इन चारों के लिए आपको पढ़ना है। अब देखो ये तो कुछ कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, इसमें पूछता है कि प्लास्टिक कंक्रीट के लिए स्लंप की वैल्यू कितनी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्राई कंक्रीट के लिए स्लंप की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ एक चीज़ याद रखना सबसे पहले तो, कि जहाँ ज़्यादा वैल्यू होगी तो स्लंप की भी ज़्यादा होगी, कंपैक्शन फैक्टर की भी ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस टाइप से याद रखना कि जब जब स्लंप की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और टाइम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब ये कहाँ यूज़ करते हैं ये भी आपको देखना है कि एक्सट्रीमली जब स्लंप की वैल्यू जीरो है तो उसको कहाँ यूज़ करेंगे, और स्लंप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कहाँ यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है गाइस, तो मैं बता दूं एक वैल्यू कि स्लंप की वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पे करते हैं अपन, कंजस्टेड, जहाँ पे कंजस्टेड आरसीसी यूज़ करते हैं ना अपन, आरसीसी मतलब सरिया बहुत पास पास में यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, हाई वर्केबल कंक्रीट यूज़ करते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि इजीली कंक्रीट मतलब उस आरसीसी के अंदर चला जाएगा, अपने को वाइब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बात करें अपन वाई टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे करते हैं अपन, क्यूब से कर सकते हैं अपन, सिलेंडर से कर सकते हैं अपन। ठीक है गाइस, तो अब ये जब टेस्ट करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस रहते हैं, तो पहली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, अपन रूम टेम्परेचर पे करते हैं 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस पे। 28 दिन के लिए अपन टेस्ट करते हैं, 90 डिग्री ह्यूमिडिटी होती है और 15 सेंटीमीटर उसका क्यूब साइज होता है। ठीक है गाइस, आपको पता है साइज कितना होता है, 150 इंटू 150 इंटू 150 क्या है ये में है ना, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 15 सेंटीमीटर क्यूब में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्योंकि देखो गाइस ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आईएएस बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए यहाँ जितनी भी वैल्यू लिखी है ना गाइस, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, ठीक है, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब बात करें अपन सबसे पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो यूज़ करते हैं ना अपन क्यूब में, उस क्यूब में 38 से ज़्यादा का एग्रीगेट हो तो वो टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते अपन, ठीक है, तो ये लिमिटेड कर रखा है आपने वो। दूसरा क्यूब की साइज मैंने बता दिया अभी 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। सिलेंडर की साइज आपको याद रखनी है, किस टाइप से सिलेंडर भी होता है, उसकी साइज 150 mm तो क्या होता है उसका डायमीटर होता है और 300 उसकी लेंथ होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद बात करें कि जो मोल्ड होता है वो 3 लेयर में फिल करते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। जो रोड होती है ना अपने पास टेम्पिंग रोड, उसका डायमीटर कितना होता है 16 mm, लेंथ कितनी होती है 600 mm या 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर से कम होती है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो बात करें कंप्रेशन जो लोडिंग लगाते हैं ना अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पे, सीटीएम टेस्ट पे जो लोड करते हैं अपन, ठीक है, उसका लोडिंग रेट भी आपको पता होना चाहिए, 14 न्यूटन पर mm² का लोड इंक्रीज करना है पर मिनट में आपको, ठीक है गाइज। और बात करें तो ये अपना क्वेश्चन था अभी 27 ±3 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री ह्यूमिडिटी और कितने टाइम के लिए 24 आवर्स के लिए अपन उसको पानी में रखते हैं, फिर उसके बाद मतलब पानी में ही रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। इमर्ज फॉर वाटर फॉर 7 डेज और 20 डेज, ये क्यों लिखा, क्योंकि अपन 7 दिन पे भी टेस्ट करते हैं 28 डेज पे भी करते हैं। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्यूब स्ट्रेंथ होती है ना, क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है 1.25 टाइम्स होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने बोला दो चीज़ों से निकालते हैं, क्यूब से और सिलेंडर से। होता क्यों है ये भी बता दूं बोले मैं आपको कि एक्चुअली क्यूब पे जब लोड लगता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जोन अच्छे से बन जाता है, मतलब इतनी ही डिस्टेंस रहती है इसके पास में तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जोन बन जाता है। क्यूब की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे क्यूब का ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन जोन इस पर्टिकुलर एरिया में बनेगा, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बच जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एन एयर इंट्रेनमेंट इन द कॉन्क्रीट इज, देखो एयर इंट्रेनमेंट क्या होता है, ये एक टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अपने पास क्या होते हैं रेजिन्स होते हैं, वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, जब उसको कॉन्क्रीट में अपन पोर करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन एयर इंट्रेनमेंट। उससे हो क्या जाता है, सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा, एक तो वर्केबिलिटी क्या हो जाती है एयर इंट्रेनमेंट से बढ़ जाती है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है ना फ्रीजिंग ऑन थ्रोइंग से, मतलब अपन बहुत ज़्यादा बार टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कम हो जाता है उसकी वजह से वो भी अपना बढ़ जाता है, किसकी वजह से एयर इंट्रेनमेंट करने से। अब ये एयर नहीं इंट्रेनमेंट कर रहे हैं अपन, कुछ रेजिन्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह डाल रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा कि जो एग्रीगेट्स वगैरह है वो आपस में स्मूथली रफ मतलब एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, वो कंडीशन हो जाती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अपन वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, तो डी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस, इसको आप पढ़ सकते हो, वही चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक बात की हुई है एयर इंट्रेनमेंट में क्या होता है, देखो इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, ठीक है, यही पढ़ा आप लोगों ने अभी। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वुड रेजिन्स, वेजिटेबल ऑयल, टालू, है ना, सोप, स्टीरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। कितना डोज होता है ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो रिड्यूस सेग्रीगेशन को रिड्यूस करता है, ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है, डेंसिटी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है थोड़ी सी, है ना, परमिबिलिटी ऑफ, है ना, परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात करें, देखो ये स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 3-4 टाइप की होती है, एक कौन कौन सी होती है, एक तो होती है फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, इसी को बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ रप्चर, यू शुड नो दिस, ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2p/π आईएएस में अभी 2020 के 19 की जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था 2p/π के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये तो आप पढ़ सकते हो 2p/π होता है। नेक्स्ट ये होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल से क्या होता है, देखो इट इज अ मेजर ऑफ टेस्टिंग सिलेंडर अंडर डायमेट्रिक कंप्रेशन। एक सिलेंडर होता है, इसमें अपन फोर्स लगाते हैं इसके डायमीटर पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है इस टाइप से स्ट्रेसेस जनरेट होती है टेंसाइल स्ट्रेसेस, उसके बेसिस पे अपनों ने क्या है फॉर्मूला डिराइव किया ये 2p/π का, यहाँ से अपने फाइन निकाल सकते हैं। बिकॉज ड्यू टू द डिफिकल्टी इन अप्लाई यूनिएक्सियल, देखो हमेशा अपन क्या कर सकते हैं, यूनिएक्सियल का मतलब क्या बोल रहा है कि बिल्कुल सेंटर में अपन लोड नहीं लगा सकते, एक्सियली लोड नहीं लगा सकते, हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सियल में ही लोड लगता है, यूनिएक्सियल ही लगता है अपना लोड, ठीक है। हेंस द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्ट मेथड, इससे अपन पता कर सकते हैं। डायरेक्टली अपन क्यूब के ऊपर सेंटर में लोड लगाना मुश्किल हो जाता है, अपने को नहीं पता होता है सेंटर एक्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है गाइस। अब देखो इसकी साइज जो 150 × 300 mm होती है, ये अभी अपनों ने पढ़ा था। अब उसके बाद बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, देखो क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर। अभी ये मॉडुलस ऑफ रप्चर मैंने आपको बोला था फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है, और इस फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 5000 अंडर रूट ऑफ, नहीं सॉरी गाइस 5000 अंडर रूट नहीं होता है 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी होता है,
ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है फ्लेक्सर का फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ रप्चर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैंने अभी क्या बताया था आपको, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, क्यूब की होती है, क्यूब के बाद सिलेंडर की होती है, सिलेंडर के बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर की होती है, और उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की कितनी होती है, 0.60 FCK के आसपास होती है, और वो अभी 0.7 था, तो ये थोड़ा ज्यादा होता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप आंसर को मैच कर सकते हो। सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो सबसे ज़्यादा बाद में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो एक आ गया इसी, तो ये तो दोनों गलत हो गए। उसके बाद सिलेंडर 2 आ गया, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर 4, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, 4.23 यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। FCR ये क्या है, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर है, वही फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला है मैंने बताया अभी। ये क्या होता है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.66 FCR होता है। ठीक है, अब देखो ये FCR है, अब FCR से तो 0.66 कम कर दिया, तो ये कम होगी ना वैल्यू, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, और कम होती है, किससे, FCR से, तो ये इससे भी कम होती है। तो एक ये रिलेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे बड़ा होता है फ्लेक्सर, फिर होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है गाइस, और ये फॉर्मूला 2P/π आइडियल, यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक 1 cubic meter 124 by वॉल्यूम कॉन्क्रीट, द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स है। देखो वॉल्यूम पूछा हुआ पहली चीज तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन होता है किसके, ड्राई कॉन्क्रीट और वेट कॉन्क्रीट के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, किसका 1.5 रेशियो का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वेट कॉन्क्रीट में क्या हो जाता है, कॉन्क्रीट श्रिंक हो जाता है, और ड्राई में उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम, एक और चीज आप देख सकते हो, मीटर क्यूब में आंसर पूछा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या करना, 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में अपने को क्या करना पड़ेगा, 1.54 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू शुड रिमेंबर कि जो 1 मीटर क्यूब है ना, वो क्या बात कर रहा है, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट की बात कर रहा है। लेकिन जैसे इसको अपन ड्राई केस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ड्राई में इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 1.5 बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बताया मैंने अभी आपको, क्योंकि ड्राई केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, और मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाता है, बल्किंग हो जाता है, उस बल्किंग की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, अब देखो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है, जो भी आपको रेशो दिया होता है, जैसे 1:2:4 दिया हुआ है, तो पहले तो इनको क्या कर लो, सम कर लो। ठीक है, इसको सम कर लिया मैंने, तो मैं ऊपर क्या, मैंने एक एक का प्रोपोर्शन निकालना होता है, जैसे 1:4 यहाँ पे था, तो एक इसका मेरे को निकालना है इस पूरे में से, तो रेशो का सिंपल रेशो का फॉर्मूला होता है ये, तो ऊपर 1 लिखते हैं अपन, नीचे इनका सम लिखते हैं, तो लिख दिया 7। अब जो अपने पास वैल्यू होती है ना, जैसे अभी तो अपने पास क्या है, 1.54 है, तो इस 1.54 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो रेशो आता है वो किसका रेशो आ गया, वो इस सीमेंट का रेशो आ गया, कि इस 1.54 मीटर क्यूब में सीमेंट कितना है, तो कितना सीमेंट है, 0.22 मीटर क्यूब। अब मुझे पता चल गया एक रेशो किसके बराबर आ गया, यहाँ पे एक रेशो बराबर 0.22 है, और मुझे पता है कि यहाँ पे कंक्रीट का रेशो कितना है, कोर्स एग्रीगेट का 4 है, तो मैं इस वैल्यू के साथ अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कोर्स एग्रीगेट का रेशो भी पता चल जाएगा। तो यही किया होगा यहाँ पे इसमें। ठीक है, देखो ये रहा 0.22 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना, 0.88, तो 0.88 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, सारे मिक्स डिजाइन ऐसे ही करते हैं अपन। टू ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू मिक्स इन ए मिक्सर। देखो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना देते हैं, आपको पता होगा बेचिंग प्लांट में अपन जब जाते हैं तो वहाँ पे RMC प्लांट होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। उस रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में क्या होता है कि जब अपन मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एक पेन होता है, पेन मिक्सर बोलते हैं उसे, तो यहाँ पे अपन उसको मिक्स कितने कितने रिवॉल्यूशन देते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कितने 20 रिवॉल्यूशन देते हैं अपन, और कितने मिनट के लिए अपन मिक्स करते हैं, 2.5 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ मटेरियल डिस्चार्ज 20 रिवॉल्यूशन देते हैं, और 2.5 से 3 मिनट के लिए अपन उसको मिक्स करते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। नेक्स्ट की बात करें अपन कि हायर वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन। ठीक है गाइस, तो देखो हायर वाटर सीमेंट से क्या हो जाएगा, देखो वाटर सीमेंट की बात कर रहा है हायर। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मिक्स बनेगा, बेटर वर्केबल मिक्स बनेगा, और वीक मिक्स बनेगा, या लेस ब्लीडिंग होगा। देखो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो अपन सिंपल सी बात है कि लेस ब्लीडिंग तो नहीं होगा, ब्लीडिंग ज्यादा ही होगा। ठीक है, और हायर वाटर सीमेंट रहेगा तो वीक मिक्स बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा देंगे तो वीक मिक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर वाटर सीमेंट रेशो बढ़ेगा ना तुम्हारा, स्ट्रॉन्गर मिक्स तो नहीं बनेगा अगर वीक बन रहा है तो, और वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखना, वाटर सीमेंट रेशो अगर बढ़ाएंगे अपन, सिंपल सी बात है, वाटर का परसेंट बढ़ रहा है, वाटर परसेंट बढ़ेगा तभी ये रेशो पूरा बढ़ेगा, तो वाटर जब बढ़ेगा तो वो इजीली फ्लो करेगा कॉन्क्रीट, और फ्लो करने को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो, देखो क्या क्या फर्क पड़ता है वर्केबिलिटी के ऊपर, ये टेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर कंटेंट पे क्या फर्क पड़ता है, देखो यू शुड रिमेंबर दिस, अगर वाटर कंटेंट को अपन बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो फिर वो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट अच्छे से बॉन्ड नहीं हो पाएंगे। एग्रीगेट साइज, इसको आपको याद रखना है, एग्रीगेट साइज अगर बढ़ता है तो क्या वर्केबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। देखो एग्रीगेट साइज जब बढ़ेगी
तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़े बड़े साइज के पार्टिकल यूज़ करोगे तो इसका सरफेस एरिया क्या कम रहता है एज कम्पेयर टू छोटे छोटे पार्टिकल। देखो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाता है कि सरफेस की तो उतनी ही बात होती है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, सीमेंट ज़्यादा तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा फ्रिक्शन कम रहेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम मतलब इजीली वर्केबिलिटी, और यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब वर्केबिलिटी कम। ठीक है गाइस, तो कोर्स एग्रीगेट में वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे लिखा होगा बिग साइज सरफेस एरिया इज लेस एंड वर्केबिलिटी इज हाई। ठीक है, पेस्ट रिक्वायर्ड इज लेस, पेस्ट कम यूज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। शेप ऑफ एग्रीगेट में आप देख सकते हो उल्टी सीधी साइज होगी, तो अब देखो ये तिकोनी साइज है मान लो, तो इसकी तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, और अगर राउंडेड एग्रीगेट है तो इसका सरफेस एरिया इसके रिस्पेक्ट में कम होता है। तो आप देख सकते हो कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब सीमेंट पेस्ट ज़्यादा, और सीमेंट पेस्ट ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब वर्केबिलिटी कम, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि एंगुलर एग्रीगेट में क्या होगा लार्ज सरफेस एरिया और वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और राउंडेड में क्या होगा स्पेसिफिक एरिया कम होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसमें देखो सरफेस एरिया कम है तो लेस अमाउंट ऑफ पेस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब एक और यहाँ पे होता है एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एग्रीगेट सीमेंट रेशो सिंपल है, जब सीमेंट का कंटेंट कम होगा तो ये पूरा रेशो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, पहली चीज़ ये। अब देखो ये पूरा रेशो ज़्यादा हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है एग्रीगेट ज़्यादा हो रहा, एग्रीगेट ज़्यादा हो रहा उसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉन्क्रीट बन रहा है वो उसको क्या बोलते हैं अपन, जब बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन वर्केबिलिटी, उस देखो लीन कॉन्क्रीट बोलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा एग्रीगेट है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है गाइस, तो एग्रीगेट सिंपल एग्रीगेट सीमेंट रेशो ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है हायर द रेशो लीनर द मिक्स। ठीक है, लीनर द मिक्स एंड लोअर द वर्केबिलिटी। ठीक है गाइस, ये टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें अपन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो अभी अपनों ने बताया था एक सिलेंडर अपनों ने यूज़ किया था और उस पर क्या यहाँ पे फोर्स लगाया था, तो सिलेंडर पे फोर्स लगा मतलब इसके डायमीटर पे फोर्स लगाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अप्लाइंग टेंसाइल लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे लिखा पूरा टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्टली कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड टू। देखो कंप्रेसिव एक्चुअली अपन फोर्स कंप्रेसिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रैक होगा ना उसमें टेंशन स्ट्रेंथ जनरेट होती है, उसके बेसिस पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं 2p/πdl और उससे अपन क्या निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, ये वाला इसी की बात कर रहे थे अपन, ये वाला फॉर्मूला पूरा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ई होता है। ई के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 5000 अंडर रूट ऑफ FC के, एक होता है 5700 अंडर रूट ऑफ FC के। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखे हुए मैंने। देखो ये जो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट IS कोड है, अब इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर 1978 से पूछ रहा है तो वैल्यू क्या थी 5700, अगर IS 456 2000 से पूछ रहा है तो 5000 अंडर रूट ऑफ FC के। दोनों से इसने वैल्यू निकाली, कितनी आई 28500 25300। अब यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि ऑप्शन में 25 तो है ही नहीं, तो 28555 आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है गाइस, उसके बाद बात करें द अप्रोक्सीमेट रेशो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ 7 डेज, 7 दिन से 28 दिन के बीच का रेशो का क्या होता है। देखो कोई भी कंक्रीट ले लो, 7 दिन पे जो स्ट्रेंथ आती है वो कितनी आ जाती है 60% आ जाती है, और 28 डेज पे हम मानते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 90% या उससे ज़्यादा ही आ जाएगी मतलब। ठीक है, तो आप खुद देखो अगर इसका रेशो निकालते हैं तो 7 दिन का कितना 60 इसका रेशो, इसको अपन जब करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 2/3 विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, अब ये तो सिंपल नॉर्मल की बात हो गई। जब फॉर्मूला बेस्ड बात करेंगे अपन तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये आपको याद रखना है कि एक टेम्परेचर, ठीक है, और टाइम और 28 डेज के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस ए परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं अपन, FCK को बोलते हैं। FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, अभी अपनों ने लिखा था वहाँ पे कि जो नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है उसकी 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के आसपास ही होती है, या फिर आप स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ में मैंने क्या लिखा था 0.66 के आसपास लिखा था, कोई उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जब अपन क्या बोल रहा है कि अपन जब रेशो निकालेंगे इसका और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो अगर मैं इसको FCK कर दूं यहाँ पे, तो इसको अब इस FCK की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, M15 ग्रेड की बात कर रहे हैं तो FCK क्या होगा 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना जिस टाइप से रहेगा वो क्या रहेगा, मान लो 0.7 अंडर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 15, इस टाइप से आंसर जब निकालोगे तो वो 18 के आसपास आएगा। तो ये एक रेशो पूछा हुआ है सिंपल, तो 20 से अपना क्या हो जाएगा आंसर 15 से 20% के बीच में रहेगा। ठीक है गाइस, ये देखो यहाँ पे
कि 0.7 एफसी होता है, m 10 15 20 और 30 के बीच में ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, उसके रेशो की गिवन है ये, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ 15 है ना 15 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये एक कॉन्क्रीट का सिलेंडर है, ठीक है गाइस ऐसा, और ये क्या है क्यूब है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस टाइप से क्या रहेगा आपका क्यूब रहेगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि क्यूब की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, यह भी आप बताया था, है ना। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब, अब ये किसकी पूछ रहा है, द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ की पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब की रिस्पेक्ट में, तो कम होगी मतलब 100 से कम होगा वैल्यू, तो कितना होगा 0.85। अगर वो पूछता है कि क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो अगर ये रेशो ऐसा आएगा कि क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है फिर अपना 1.25। अभी आंसर क्या है 0.85, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है। अब जो मैंने लिखा था वो आपको पढ़ाया था, अभी मैंने बताया था आपको कि क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है 1.25 टाइम्स होती है। यहाँ पे सिलेंडर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब डिवाइड बाई 1.25, जब इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा 0.8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। एक रिलेशन याद रख लो, दोनों याद हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है 5000 अंडर रूट ऑफ, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो 5700 या 5000 अंडर रूट ऑफ एफ बी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 5700 अंडर रूट एफ सी के 5000 अंडर रूट एफ सी के। और देखो कॉन्क्रीट का आपको म्यू भी याद होना चाहिए, म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशो होता है। पॉइजन रेशो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये वैल्यू होती है किसकी, पॉइजन रेशो की, ठीक है गाइस। उसके बाद जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.1 से 0.2 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखो फॉर मेकिंग 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉन्क्रीट रिक्वायर 1.5 मीटर ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है जब अपन पानी डालते हैं वेट कॉन्क्रीट में तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और ड्राई में होता है तो उसका वॉल्यूम ऐसे ऐसे मिट्टी पड़ी होती है, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं अपन। उसके बाद देखो यहाँ पे ये मोर्टार की बात की, अगर मोर्टार आप बना रहे हो तो आपको क्या, अब देखो ये वैल्यू याद रखनी है आपको, जब कंक्रीट बना रहे हो तो सिंपल 1.54 आपको याद होना चाहिए, अगर आप मोर्टार बना रहे हो तो आपको 1.25 का मल्टीप्लाई करना, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब और क्या दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है किसका, कंक्रीट का, प्लेन पीसीसी का कितना होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब, आरसीसी का कितना होता है 2500 मीटर क्यूब, ठीक है, 2500 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर आरसीसी है तो उसका वजन कितना होता है 2500 मीटर क्यूब होता है, 2500 kg होता है। उसके बाद बात करें श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द, श्रिंकेज किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही बात है। श्रिंकेज होता है क्या एक्चुअली, कि कोई वाटर है कंक्रीट के अंदर, उस वाटर का इवोपरेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्रैक आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना, उस पर डिपेंड करेगा, टाइम पे भी डिपेंड करेगा कितने टाइम में क्या हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्ट्रेस की वजह से पानी उड़ता नहीं है, पानी टेम्परेचर की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से उड़ता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 विल बी द आंसर, ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हो। देखो उसके बाद बात करें अपन, ये क्या है, डिफरेंट एडमिक्सचर्स वगैरह है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, ठीक है गाइस, वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सचर्स, एयर इंट्रेंटमेंट, सुपर प्लास्टिसाइजर और एक्सीलरेटर। देखो अभी मैंने बात की थी कि जो एयर इंट्रेंटमेंट होता है ना, वो या तो वेजिटेबल ऑयल वगैरह कुछ रेजिन्स वगैरह रहेगा, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा 4, मतलब बी का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बी का 4 का है, या तो ए होगा या डी होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर मैंने कल आपको पढ़ाया था, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है CaCl2, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सीलरेटर बोलते हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये रहा बी, तो क्या हो जाएगा डी का आंसर क्या हो जाएगा बी। अब डी का यहाँ पे क्या है एक्सीलरेटर, ठीक है गाइस, डी का आंसर क्या है, देखो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, चलो अपन देखते हैं आगे। देखो पहला क्या हो गया एयर इंट्रेंटमेंट एजेंट, बी का तो क्या हो गया ठीक है, बी का हो गया अपना 4, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको ही अपन बोलते हैं प्लास्टिसाइजर, याद रखना आपको, प्लास्टिसाइजर या क्या बोलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं अपन वाटर रिड्यूसर। ये क्या करते हैं, सेम वर्केबिलिटी पे क्या कर देंगे, सेम वर्केबिलिटी पे वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट को घटा देंगे, उसको बोलते हैं अपन वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर्स, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस हिसाब से, इसको बोलते हैं, ठीक है, लिग्नोसल्फोनेट, लिग्नोसल्फोनेट को क्या बोलते हैं अपन, वाटर एडमिक्सचर्स बोलते हैं। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ए का 3 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी का क्या है, बी का 4 है। उसके बाद वाटर रिड्यूस सल्फोनेट, ठीक है गाइस, आंसर इसका सी रहेगा, वो अपन थोड़ी मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। अब मैं इसको टेबल पूरी बता देता हूँ आपको, देखो ये क्या है, प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, देखो ये वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, और लिंगो सल्फोनेट इसका आंसर होता है। एयर इंट्रेंटमेंट क्या होता है, देखो ये सारे होते हैं वुड रेजिन्स वगैरह, और ये क्या करते हैं फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग को बढ़ा देते हैं।
एसिलरेटर क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये क्या करते थे, रैपिड सेटिंग और हाई अर्ली स्टार्ट, मतलब सेटिंग टाइम को घटा देते हैं, बड़ा घटा देते हैं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद सुपर प्लास्टिसाइजर, इसको उसमें बोलते हैं सल्फोनेट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या करते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। और रिटार्डर होते हैं कैल्शियम सल्फेट, शुगर, इसको बोलते हैं, ये क्या कर देते हैं, स्लोवर कर देते हैं आपको सेटिंग टाइम को, जल्दी सेट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो उसके बाद बात करें, अभी अपनों ने बात की थी कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट की बात की थी, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पाउडर एंड टार्ट्रिक एसिड्स, ठीक है। तो देखो कैल्शियम, यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड की अपन जब बात करेंगे तो टार्ट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, अब गाइस यहाँ पे देखो, ठीक है, कैल्शियम लिंगोसल्फोनेट्स की अपन जब बात करें तो कैल्शियम लिंगोसल्फोनेट्स क्या हो जाएगा, अभी अपन पढ़ रहे थे 4, तो पहले का आंसर तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखो वाटर रिड्यूसर का काम कर रहे थे लिंगोसल्फोनेट, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड जो हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे आपको ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, एयर मतलब जो आपका रिटार्डर का काम करता है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का आंसर क्या हो जाएगा 2, तो ए का 4 सी का 2 ऐसा कुछ है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपन बी का 3 है, मतलब एल्यूमिनियम पाउडर क्या रहेगा यहाँ पे, एयर एंटरटेनमेंट का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या रहेगा आपका, एंटी ब्लडर का काम करेगा। यू शुड, आपको एक 2 भी मिल गया ना कोई आंसर में, तो आपको पूरा आंसर टिक हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट, थर्मल एक्सपेंशन और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्रीगेट की अपन बात करें तो ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट एंड द पेस्ट, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सी का आंसर क्या रहेगा अपना, नॉर्मली 1 आंसर रहेगा, तो या तो आंसर ये रहेगा या फिर ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एग्रीगेट, तो स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा, इट इज ए मेजर ऑफ हीट कैपेसिटी, या फिर देखो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, अब देखो डी की बात करें अपन, ठीक है, डी की, तो डी क्या रहेगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट किससे इफेक्ट होगा, इट इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल, जब भी कोई डिफरेंट मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो डी का आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो डी का आंसर किसमें 3 है, तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बी रहेगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको डील करना है चीज़ों से, इन टाइप के क्वेश्चन से। उसके बाद बात करें वाटर सीमेंट रेशो, वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो एंड सेग्रीगेशन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। देखो वाटर सीमेंट रेशो अपन बात क्या करते हैं, वर्केबिलिटी की बात करते हैं नॉर्मली अपन, कि वर्केबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन इसके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ वाटर, तो अब ये भी वर्केबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो वर्केबिलिटी के केस में जो मेन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब ये वाटर सीमेंट रेशो वर्केबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ को भी फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है ना उसमें फर्क पड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ड्यूरेबिलिटी को मेंशन करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखकर। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा। और सेग्रीगेशन है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा आपके मिक्स की, कि कितना आपका मिक्स जो है वो स्टेबल है, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इंप्रूव्ड बाय एयर इंट्रेंट। अभी अपनों ने पढ़ा था एयर इंट्रेनमेंट से क्या हो जाएगा, कि जब अपन कुछ वेजिटेबल मैटर्स वगैरह डालेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कि जो जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट है वो इजीली मतलब फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। एयर इंट्रेनमेंट एजेंट इंक्रीज द कंक्रीट स्ट्रेंथ, गलत बात है, क्योंकि अपनों ने क्या पढ़ा था, डिक्रीज कर देता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ को, ये इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है गाइज। ओके गाइज, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन के करीब थे, आईईएस प्रीवियस ईयर कंक्रीट बेस्ड क्वेश्चन थे ये, ठीक है गाइज। आपको कैसा लगा कंटेंट, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की नीडेड है तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को अपने प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है गाइज। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू गाइज।